नमस्कार, मैं उदय। N24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस का दौरा किया है, जवानों से मुलाकात की है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ हल्लाबोल प्रदर्शन देश भर में देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान पर बवाल मच गया। इसके साथ ही चंद्रयान 5 मिशन को हरी झंडी मिली है। इसरो और जैक्सा की बैठक सफल हुई है। आपको बता दें कि एस जयशंकर ने पहली बार तालिबान सरकार से बात की है। पाकिस्तान की कॉपी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। भारतीय मिसाइलों ने एरियाई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान तबाह किया है। तुर्की के साथ व्यापार में 63% की गिरावट देखने को मिली है। सितारे जमीन पर का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इसके साथ ही 29 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो इन्हीं तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को भुज एयर फोर्स स्टेशन का दौरा किया और यहां वायु योद्धाओं को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी। यहां अपने संबोधन में पाकिस्तान के चुटकी लेते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया उससे सभी भारतीयों को गर्व हुआ है, चाहे वे भारत में हो या विदेश में। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को कुचलने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट ही काफ़ी थे। जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आगे उन्होंने कहा कि कल ही मैंने श्रीनगर में हमारे बहादुर सेना के जवानों से मुलाकात की थी। आज मैं यहाँ वायु योद्धाओं से मिल रहा हूँ। कल मैंने उत्तरी क्षेत्र में हमारे जवानों से मुलाकात की थी और आज मैं देश के पश्चिमी हिस्से में वायु योद्धाओं और अन्य सुरक्षा कर्मियों से मिल रहा हूं। मैं दोनों मोर्चों पर उच्च जोश और ऊर्जा को देखकर उत्साह महसूस करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने बशीर बद्र की एक शेर के जरिए पाकिस्तान को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, संभल संभल के चलना क्योंकि तुम नशे में हो। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हो रही है। आपने इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मन को डोमिनेट किया है बल्कि उन्हें डेसिमेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को सुपरहिट हमारी एयरफोर्स ने किया। हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को छू लिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है। ये बात पूरी तरह साबित हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजराती मां की। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। आपके इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मनों को डोमिनेट किया है आपने, बल्कि उन्हें डेसिमेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने ही किया
और हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रमाण भी दिया है। प्रमाण इस बात का कि अब भारत की युद्ध नीति और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक भी दोनों बदल चुकी है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक इस बार पहुंचा दिया है। भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित और आपत्तिजनक बयान देने पर जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस उनके बयान के बाद से लगातार हमलावर है और इस्तीफे की मांग कर रही है। मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके इस बयान पर स्वतः संज्ञान लिया था। जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को मंत्री शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196 1B और 197 1C के तहत अपराध दर्ज किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ विवादित बयान को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात करने पहुंचा। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मंत्री विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई हो। घटिया बयान के बाद अब कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री विजय शाह का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो इस प्रकार का धरना प्रदर्शन करती रहेगी। आज राजभवन के सामने हम देख रहे हैं कि किस प्रकार कांग्रेस के जो तमाम नेता विधायक पहुंचे हैं। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में ये लोग पहुंचे। काले कपड़े पहनकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन में ये कह रहे हैं कि जब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक वो इसी प्रकार से आड़े बने रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, सर किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को आप जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 48 घंटे से ज़्यादा हो गई, सरकार ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। जब हाईकोर्ट कार्रवाई करती है विजय शाह जी के खिलाफ, जब सरकार एफआईआर करती और एफआईआर भी ऐसी करती कि उसमें वो खारिज हो जाए, तो ऐसी एफआईआर से मतलब क्या। लेकिन हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से लिया, हम स्वागत करते हैं हाईकोर्ट के निर्णय का। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्यपाल जी से हमने अनुरोध किया कि तत्काल इस पर कार्रवाई होना चाहिए। विजय शाह ने एक महिला के साथ सेना के अधिकारी का अपमान किया है, सोफिया कुरैशी का, तो आप क्यों नहीं उस पर आप तत्काल निर्णय, क्या कारण है। क्यों नरेंद्र मोदी जी चुप बैठे, क्यों अमित शाह चुप बैठे, क्यों मोहन यादव चुप बैठे, बताएं। क्या सेना से भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो गई है, ये बताएं। विधायक हैं वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में पहुंचे और सबका एक ही कहना है कि मंत्री विजय शाह को सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। आज राज्यपाल से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश श्रीवास्तव के साथ पीयूष साहू, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान के बाद एक और विवाद सामने आया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का विवादित बयान सामने आया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में की गई कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा कि देश की सेना और सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। पूरा देश उनके चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। दरअसल इस वाक्य से पहले वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे। इस वजह से कांग्रेस ने उन पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। दावा है कि उप मुख्यमंत्री देवड़ा पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक होने की बात कह रहे हैं। तो मंत्री विजय शाह के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी विवाद में गिर गए हैं। जगदीश देवड़ा के बयान को लेकर कांग्रेस ने उन्हें घेरा है और सेना का अपमान बताया है।
तो बता दें कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि देश की सेना और सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। पूरा देश उनके चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। दरअसल इस वाक्य से पहले वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे। इस वजह से कांग्रेस उन पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है। दावा है कि उप मुख्यमंत्री देवड़ा पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक होने की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मन में बहुत क्रोध था जिन आतंकवादियों ने माताओं का सिंदूर मिटाया और आतंकवादियों को जो पाल रहे हैं उनको जब तक नेस्तनाबूद नहीं करते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। देश की सेना और सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। पूरा देश नतमस्तक है। में बहुत क्रोध था। जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चुन चुन करके धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था पूरे देश के लोगों के दिमाग में कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है। सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन किया। वहीं वीर सैनिकों एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा कि ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए अडिग संकल्प का प्रतीक है। चारधाम यात्रा के बाद उत्तराखंड सरकार अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा को बीच में स्थगित करना पड़ा था और अब 5 वर्षों के बाद एक बार फिर 25 जून से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार लगभग 250 यात्री इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें 50-50 तीर्थ यात्रियों के 5 दल बनाए गए हैं। इस यात्रा के दौरान कई तीर्थयात्री ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शनों के लिए भी आते हैं। 2 मई से इस यात्रा को भी शुरू किया जा चुका है और इस यात्रा के लिए भी अभी तक 3256 यात्रियों को यात्रा के लिए परमिट जारी कर दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड को आप पाकिस्तान के नकल की कला के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी सरकार ने कई मौक़ों पर भारत की तरह नकल कर रही है। ये सब तब शुरू हुआ जब 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई। इसके बाद भारत ने कई सख्त कदम उठाए जिनकी नकल पाकिस्तान ने की। आइए देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने भारत की हर हरकत को कॉपी किया। सबसे पहले जीत का जश्न यानी कि सैनिकों से मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। और इस ऑपरेशन की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने सैनिकों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और उनकी तारीफ की। ठीक इसके अगले दिन यानी कि 14 मई को शहबाज शरीफ ने भी सियालकोट के पास रूर कैंटोनमेंट में सैनिकों से मुलाकात की। उनकी तस्वीरें भी पीएम मोदी की तरह ही थी। दूसरी, समझौता रोकने की नकल। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 24 अप्रैल को 1960 के सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला किया। इस समझौते से दोनों देशों के बीच 6 नदियों का पानी बटा था। पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर बताया। जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत के साथ किए गए सभी समझौतों को रोक दिया, जिसमें शिमला समझौता और परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा से जुड़े समझौते शामिल थे।
जानकारों का कहना है कि इससे पाकिस्तान को ही ज्यादा नुकसान होगा। तीसरा, CCS बनाम NSC मीटिंग। हमले के बाद पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बाकी बड़े नेता शामिल थे। इस मीटिंग के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसलों का ऐलान किया। पाकिस्तान ने भी तुरंत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी कि NSC की मीटिंग की और भारत जैसे ही फैसलों का ऐलान किया। चौथा, सेना को फ्री हैंड देने की बात। 30 अप्रैल की खबर आई कि पीएम मोदी ने भारतीय सेना को समय और जगह चुनने की पूरी आजादी दे दी है। इसका मतलब था कि सेना हमले का जवाब अपनी मर्जी से दे सकती है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और CDS जनरल अनिल चौहान के साथ मीटिंग में कही। जवाब में 7 मई को पाकिस्तान की NSC ने भी यही बात दोहराई। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी सेना को भी समय, जगह और तरीके चुनने की छूट है। इस मीटिंग में पाकिस्तान के बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, सेना के अफसर शामिल थे। कई लोगों ने इसे भारत की नकल बताया। पांचवा, मीडिया और सोशल मीडिया पर बैन। 28 अप्रैल को भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया था। इसमें डॉन न्यूज, समा टीवी, एरन न्यूज और जियो न्यूज शामिल थे। भारत ने कहा कि ये चैनल भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ गलत और भड़काऊ खबरें फैला रहे थे। जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भी 16 भारतीय यूट्यूब चैनल और 32 वेबसाइट को बैन कर दिया। एक रिटायर्ड पाकिस्तानी एयर मार्शल ने भारत के पाकिस्तान पर हुए हवाई हमले को लेकर सनसनीखेज जानकारी दी है। पूर्व पाकिस्तानी एयर मार्शल मसूद अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया है कि भारतीय मिसाइलों ने हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स के बोलारी एयरबेस पर एक एरियाई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान को नष्ट कर दिया। सूत्रों के अनुसार ये उन 2 विमानों में से एक था जो ग्राउंड पर तबाह हुए। इंटरव्यू के दौरान एयर मार्शल ने बताया कि पाकिस्तान बोलारी बेस पर 4 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें दागी गई। घटनाक्रम के दौरान पायलट्स ने तत्काल अपने विमानों को सुरक्षित करने के प्रयास शुरू किए। एयर मार्शल ने बताया कि हमले के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मिसाइलें एक के बाद एक का सिलसिलेवार ढंग से आईं। पहली के बाद दूसरी, फिर तीसरी और चौथी मिसाइल। दुर्भाग्यवश चौथी मिसाइल सीधे हैंगर पर आकर गिरी, जहां PFA का एक अवैध विमान खड़ा था जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हमले में न सिर्फ विमान को नुकसान पहुंचा बल्कि कुछ सैन्य कर्मियों की शहादत की भी खबरें सामने आई। इस पूरे घटनाक्रम पर हालांकि पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन रिटायर्ड अधिकारियों और सूत्रों के हवाले से आई जानकारी से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय मिसाइल हमले में PF को रणनीतिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचा है। यह घटना दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और तकनीकी युद्ध क्षमता की होड़ को भी उजागर करती है। Next morning he came with surface to surface missiles. वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। तुर्की के सामान के बहिष्कार के आह्वान के बीच डेटा से पता चलता है कि कारोबारी साल 2022-23 के स्तर से तुर्की के साथ व्यापार में 63% की गिरावट आई है। तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार और टूरिज्म के लिए सोशल मीडिया पर बहिष्कार के आह्वान के बीच DGCIS यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ व्यापार डेटा से पता चलता है कि पिछले 2 कारोबारी सालों में इन दोनों देशों के साथ व्यापार में काफ़ी गिरावट आई है। कारोबारी साल 2024 और 25 में अप्रैल से फरवरी तक तुर्की को भारत का निर्यात $5.2 अरब दर्ज किया गया, जो भारत के कुल निर्यात यानी कि $433 अरब का लगभग 1.5% था। इसी अवधि के दौरान तुर्की से भारत का आयात $2.84 अरब रहा, जो इस अवधि के दौरान भारत के कुल आयात
$720 अरब का सिर्फ 0.5% था। इसी तरह कारोबारी साल 2024-25 में अप्रैल से फरवरी के दौरान अजरबैजान को भारत का $86.07 मिलियन का निर्यात भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का मात्र 0.02% था। इसी अवधि के दौरान अजरबैजान से $1.93 मिलियन का आयात भारत की व्यापारिक आयात का 0.0002% यानी कि और भी कम हिस्सा था। तो लगातार भारत का अजरबैजान और तुर्की के साथ व्यापार जो है वो कम होता जा रहा है और इसमें लगातार 2022 से 23 और 23 से 24 के बीच गिरावट देखी गई। और अब जिस प्रकार से तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है, ऐसे में लगातार जो तमाम भारतीय व्यापारी हैं वो तुर्की और अजरबैजान का बायकॉट कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आज 29 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। बाकी जिलों में हीट वेव के आसार हैं। बिहार में पटना समेत 24 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 जिलों में बारिश की संभावना है। राजस्थान के 6 जिलों में गुरुवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। श्रीगंगानगर में सीजन का सबसे ज्यादा तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के 11 जिलों में कल बारिश का अलर्ट है। बीकानेर, श्री गंगानगर में लू की चेतावनी है। आगामी 3 दिनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में मौसम खराब बना रहेगा। साथ ही ओडिशा में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में तेज बारिश का असर रहेगा। वहीं आपको बता दें कि 18 मई को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में आंधी और बारिश की चेतावनी है। गोवा, महाराष्ट्र में हल्की बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में तेज बारिश की संभावना है। तो तेज आंधी भी चल सकती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आंधी बारिश और तूफान की स्थिति रहेगी। 19 मई की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आंधी बारिश और तूफान की स्थिति रहेगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में तेज बारिश की संभावना है। तेज आंधी भी चल सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई। साथ ही गोवा, महाराष्ट्र में हल्की बारिश भी हो सकती है। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण समझौता किया जिसमें वह दक्षिण एरिया का क्रिप्टो हब बनने की मंशा रखता है। चौंकाने वाली बात यह कि समझौता अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLF के साथ हुआ है। पहले तो पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़ी एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी के साथ बड़ा समझौता किया और अब ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया। आइए अब इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। तो ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को रोक लिया था। अब WLF के साथ ये डील भारत के लिए नई चिंता लेकर आई है। WLF में ट्रंप परिवार के सदस्य हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 अप्रैल को पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी कि WLF नाम की एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी के साथ समझौता किया। इसमें WLF की उच्च प्रोफाइल टीम ने शिरकत की। इस टीम की अगुवाई जैकेरी विटकॉफ ने की, जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं। तो क्रिप्टो हब बनने की तैयारी में है पाकिस्तान और इसको लेकर पाकिस्तान ने एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी के साथ करार किया है और ये माना जा रहा है कि इस कंपनी में ट्रंप की फैमिली के लोग शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बातचीत की। जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए मुत्ताकी को शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उन आरोपों को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि भारतीय मिसाइलों ने अफगानिस्तान को टारगेट किया। जयशंकर ने इस बात के लिए अफगानिस्तान सरकार का शुक्रिया अदा किया है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।